अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ वीकली रैप अप लेकर। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम अपनी 14 तारीख की बात करते हैं, जो 14 तारीख को आपको कॉल दी गई। आप लोग आपको वीडियो में ये कॉल भी नज़र आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तवज्जो देते होंगे। इस रैप अप कॉल का मकसद जो होता है वो मेरे मेंबर्स एंड व्यूवर्स के लिए सीखने का अमल होता है कि क्या वजूहात थी, मंडे को क्या कहा गया, फिर पूरे हफ्ते क्या हुआ, उन ट्रिगर्स ने किस तरह काम किया। इसमें रेड मैंने हाईलाइट किया है, उसको अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि मैंने एक बात कही थी कि मार्केट बहुत बेजार नज़र आ रही है, बहुत बेजार नज़र आ रही है, और वो बेजारगी पिछले पूरे हफ्ते में आया थी। और फिर मैंने एक बात कही कि लिमिटेड रेंज ट्रेडिंग, लैकलस्टर बिहेवियर और चंद स्टॉक का अमल दखल जो है इंडेक्स को होल्ड किए हुए है। ना इंडेक्स को नीचे जाने दे रहा है, ना इंडेक्स को ऊपर जाने दे रहा है। उसके बाद मैंने कहा था कि मेरा व्यू वही है जो पिछले हफ्ते था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को 46,119 के ऊपर रुकना होगा अगर बुल्स को एफर्ट करनी है। और साथ में मैंने ये बात भी कही कि अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट में डिप्रेशन रहेगा, और फिर 45,820 से लेकर 45,692 तक का जो एरिया है, ये हमारे लिए एक उम्मीद की छोटी सी किरण है जो सपोर्ट कर सकता है। इस पूरे एरिया में सपोर्ट पाई जाती है। और उसके बाद जो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको 46,087 के नीचे भी उम्मीद नहीं दिला रहा कि आप लॉन्ग करें, मगर लॉन्ग की एक स्पेशल स्ट्रेटजी दी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि आप टारगेटेड एक्यूमुलेशन सिलेक्टिव स्टॉक में करेंगे, और इंट्राडे ट्रेड के बजाय आपको हो सकता है एक दिन में या 2 दिन में वो ट्रेड कंप्लीट हो। उसकी वजह लैकलस्टर बिहेवियर था, लो वॉल्यूम्स थे। और उसके बाद अब आप चलिए और आज की जो गुजरा हुआ वीक है उसके लोज एंड हाइस को देखिए। मार्केट पहले हफ्ते में 46,119.87 के नीचे आ जाती है पहले ही दिन मंडे को। उसके बाद मार्केट जब उस सपोर्ट एरिया को जो 45,000, कभी 726 रहा, कभी 730 रहा, तो उस 692 तक का जो वो एरिया था, उस एरिया को मुसलसल टीज करती रही। उसके नीचे गई तो वापस उसी को आके टेस्ट करती रही और वहीं से रेजिस्टेंस लेती रही। तो अगर आप इस पूरे को देखें, 820 और 720 या 30 का जो एरिया था, ये वो एरिया था जो बाकी 4 सेशन में मुसलसल अटैक करता रहा कि उसके ऊपर आती थी मार्केट और फिर वहाँ एग्जॉस्ट हो जाती थी। और हम नीचे मेरे ख्याल में 45,257 तक चले गए। और अगर उमूमी तौर पे देखा जाए तो 500 और 700 के बीच में मार्केट ने ज़्यादा ट्रेड किया। अगर हम बात करें ओवरऑल वीक की तो 403 पॉइंट्स के लॉस के साथ मार्केट बंद हुई। मार्केट एक लिमिटेड रेंज में ट्रेड हुई 877 पॉइंट। और उसके बाद हमने ये देखा कि मज़ीद इस हफ्ते 13.32% वॉल्यूम और नीचे आ गए। तो ये वॉल्यूम का गिरना मेजर रीज़न बना क्योंकि मार्केट में मेजर स्टेक होल्डर की जो पार्टिसिपेशन है और जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और जब मार्केट में उनका इंटरेस्ट नहीं होता तो लिक्विडिटी इशू होता है, माल बिकता नहीं है, तो कई दफ़ा आपके टारगेट्स भी हिट नहीं होते। मगर ऐसे में अपनी पॉसिबल जो लॉट्स होती हैं उससे थोड़ा कम माल अगर लेके ट्रेड किया जाए और टारगेट करके ट्रेड किया जाए तो वो सूदमंद होता है। तो हम अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करके ट्रेड करते रहे। अब मैं आगे चलूं तो सारी डिप्रेशन के बावजूद कुछ स्टॉक ने परफॉर्म भी किया अगर आप सिलेक्टिव और टारगेटेड थे, और इसमें अच्छे हमें राइड्स मिल गई। मैं अभी इसको गेन तो नहीं कहूँगा, मगर ये है कि शॉर्ट टर्म राइड मिल गई कि वीकली क्लोजिंग जो है
वो प्रॉफिट में हो गई। इन्फ्लोज के हवाले से अगर मैं देखूं तो इन्फ्लोज जनाब बहुत ही ख़राब थे, और मतलब ये कि 11 मेरे ख्याल में 11,000 के करीब इन्फ्लोज हैं इस हफ्ते के। पिछले हफ्ते फॉरेन फंड्स की सेलिंग थी, इस हफ्ते सिर्फ $11,000 की बाइंग है। अगर पिछले चंद महीनों का जिक्र करें तो हम मुसलसल सेलिंग में थे। दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में हमें थोड़ी सी इन्फ्लोज मिली थी, और अब फरवरी में इस वक्त जो पोजीशन है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। तो मार्केट में ओवरऑल फॉरेन फंड्स की जानिब से सेलिंग का रुझान नज़र आ रहा है। उसके बाद जो हमारी स्लाइड है उसमें हमने रे ऑफ होप की बात की है। ये रे ऑफ होप की बात क्यों की जा रही है? वो रे ऑफ होप की बात इसलिए की जा रही है कि अगर तो आप अपने हिकमत अमली को दुरुस्त रखते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप इन हालात के लिए पहले से मेंटली तैयार हो जाएं, और आप ये समझ लें आने वाले 45 दिन मुश्किल है, तो क्या होगा कि आप उसी तनासुब में अपनी हिकमत अमली बनाएंगे और फिर ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि बस सुबह आए और बस कुछ भी ख़रीद लिया कि भाई मार्केट 150-200 पॉइंट ऊपर जाएगी और हम प्रॉफिट कर लेंगे, ये नहीं चलेगा। बेशक जुमे को मार्केट ने कुछ परफॉर्मेंस दी और हम अपनी अंडर इंडेक्स कॉल में उसको डिस्कस करेंगे, मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट ने जो भी जुमे को मूव बनाई है वो अभी भी 45,700 के नीचे है। ये एक अहम बात है। आने वाले 45 दिन जिनको मैं देख रहा हूँ, 45 दिन में इस तरह कह रहा हूँ कि वो 45 दिन कहें या आप 40 दिन कहें, फरवरी का महीना और मार्च का महीना मुश्किल रहेगा। इसमें एक पॉजिटिव ट्रिगर जो है वो अनाउंसमेंट और कॉरपोरेट रिजल्ट रहेगा, जिससे मार्केट को सपोर्ट मिलती रहेगी। मगर ओवरऑल देखा जाए तो जो इंडिसीशन पाया जाता है मार्केट में वो भरपूर रहेगा। और वो क्यों रहेगा? तो पहले तो इसमें रे ऑफ होप उन्हीं के लिए जो अपनी हिकमत अमली को तब्दील करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना सियासी तज्जिया देने की कोशिश की है। एक पावर गेम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है कि ऑपोजिशन, हुकूमत, ये दोनों बड़ी शिद्दत के साथ पावर के लिए एक दूसरे से नब्ज़ आज़मा है, और इसका नुकसान आम आदमी को इकॉनमी, महंगाई और परेशानियों की सूरत में हो रहा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, यहाँ मैं ये खुशखबरी भी दूंगा आपको कि कोविड अल्हम्दुलिल्लाह 5% पे आ गया है पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में उसका वो डाउन हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अब कोई नया वेरिएंट ना आए, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। तो जो ये पावर गेम है, इसके चक्कर में इन्वेस्टर बहुत मुतासर हुआ है। अभी हम देख रहे थे कि मेरे ख्याल में जुमेरात को जो हमारी वॉल्यूम्स थे वो बहुत कम थे। जो ओवरऑल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग है वो इस हद तक गिर चुकी है कि वो हिस्टोरिक मतलब एक नए लोज बना रही है। और ये इंडिसीजन, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर होता है, उसका विजन बड़ा वसी होता है। वो आम आदमी, एक नौकरी पेशा आदमी के मुकाबले में वो बेहतर विजन रखता है। और माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि बहुत से सियासतदानों से ज़्यादा सियासी तदब्बर और विजन एक कारोबारी आदमी में होता है, क्योंकि कारोबारी आदमी ये सेंस रखता है कि आगे क्या पॉसिबिलिटी, उसकी ज़िंदगी इसी में गुजरी होती है कि आने वाले दिनों में अपनी प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए, अपनी उसके सेल को कैसे बढ़ाया जाए। तो सियासतदान की भी प्रोडक्ट जो होती है वो यही होती है, पावर। और पावर के लिए वो झूठे वादे बेचते हैं और वो तमाम चीज़ें बेचते हैं, उनको मगर बेचना नहीं आता, वो सही बेच नहीं पाते। जिस तरह मौजूदा हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, बावजूद अब वो अपने वज़रा को क्या कहना चाहिए, रैंकिंग्स दे दें या वो अब लोगों पे तशद्दुद करें,
सहाफ़ियों पे मज़ालिम ढाएं या किसी भी तौर पे जजेस पे प्रेशर डाले, कुछ भी कर ले, वो अपनी प्रोडक्ट को बेच नहीं पाए। जो कंटेनर पे प्रोडक्ट हमें बताई गई थी वो मुकम्मल तौर पे नाकाम है। अब जब कोई कॉम्पिटिटर जो होता है, कारोबारी आदमी ये ज़रूर देखता है कि किसका प्रोडक्ट जो है नीचे जा रहा है, बैठ रहा है, तो ऐसी सूरत में जो दूसरा कारोबारी होता है जो उसी फील्ड से वाबस्ता होता है, वो आमतौर पे कोशिश करता है अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी और मार्केटिंग को बढ़ा दे। वही कुछ ऑपोजिशन ने किया, और ऑपोजिशन जो है उसने अपनी हिकमत अमली ऐसी रखी कि वो बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो दे रही है। मैं इन तफसीलात में नहीं जाऊंगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा, किसके हक़ में जाएगा किसके हक़ में नहीं जाएगा। मामला ये नहीं है। मेरा मामला मेरी मार्केट, मेरे ट्रेडर, मेरे इन्वेस्टर्स हैं। ये जो मामला चल रहे हैं उससे इन्वेस्टर जो है वो एक सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। 12 रुपये फ्यूल कॉस्ट बढ़ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। 95 तक ऑयल चला गया, उसके बाद हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल था इस प्राइस को रोकना, मगर मजबूरी ये है कि हमारे मईशत दानों, जो माशी पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो मईशत को संभालने वाले हैं, वैसे उस मिनिस्ट्री को सर ने कोई रैंकिंग भी नहीं दी, और इवन इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो वो खुद देख रहे हैं उसको भी कोई रैंकिंग नहीं दी। अच्छा है कि उनको जहन में नहीं आई ये बात, वरना पता नहीं इस मईशत में भी शायद मईशत को कोई रैंकिंग मिल जाती। अब आप देखिए ये कि इसमें जिस तरह मैंने कहा कि मैं अभी जब पेट्रोल की समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिफ्यूज़ की थी मेरे ख्याल में 10 दिन पहले, तो मैंने ये कहा था कि इनको बढ़ाने ही पड़ेंगे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल एक हमारा, जो हम चूँकि क्रूड ऑयल में भी ट्रेड करते हैं, तो मैं $1910 तक ये जाता हुआ, सॉरी मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जो क्रूड ऑयल है वो हमें 95 तक बआसानी जाता हुआ नज़र आ रहा था। बल्कि अगर देखा जाए तो अगर कोई ये टेंशन्स जो रशिया की बढ़ी हैं उसमें और ऊपर भी जा सकता है। एनीवेज, तो क्रूड ऑयल के बढ़ने से, अच्छा क्रूड ऑयल क्या पहली दफ़ा 95 पे आया है? नहीं, 2014 में भी इस रेट पे था, और उससे पहले अगर मैं याद करूं तो मैंने क्रूड ऑयल को 140 पे भी देखा है। तो क्या पेट्रोल 160 रुपये लीटर था? नहीं था। क्यों नहीं था? उसकी वजह इस दौरे हुकूमत में डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी भी बहुत ज़्यादा हुई। अब फिर एक सवाल उठता है, क्या डिवैल्यूएशन इतनी हुई कि पेट्रोल 160 होता? नहीं, डिवैल्यूएशन ज़रूर हुई है, इतनी नहीं हुई कि 80 रुपये या 60 रुपये या 80 रुपये से पेट्रोल 160 हो जाए, क्योंकि डबल डिवैल्यूएशन तो अभी नहीं हुई। हालात ये रहे तो शायद हो भी जाए। तो फिर आखिर मामला क्या है? अभी एक और इशू जो सामने आ रहा है, हमें जो नज़र आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी पड़ेगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ आपको बताऊँ कि जब महंगाई बढ़ती है तो हमारी जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करती हैं, उनको फंडामेंटली कोई बहुत बड़े लॉसेस नहीं होते या बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती। हाँ, गिरावट होती है या उनके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। वो किस तरह होती है? जैसे अभी गाड़ियों की सेल उठा के देखें आप, तो जनवरी में मेरे ख्याल में 25-27% गाड़ियों की सेल नीचे आई है, और बाकी बहुत सारे नंबर्स लोग बता रहे हैं बड़े अच्छे हो गए। अभी मैं एक अखबार का तराशा देख रहा था कि इंपोर्ट जो है हमारी वो ऊपर चली गई है, सॉरी एक्सपोर्ट हमारी ऊपर चली गई है। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या उसकी डिटेल में अभी मैं नहीं गया, वो डिवैल्यूएशन की वजह से इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि जो फॉरेन रिज़र्व है उसके लिए हमारी कुछ परेशानियां बरकरार रहती हैं। हमने किसी से पैसा उधार लेके उसमें रखा और हम हमेशा उसके लिए परेशान रहते हैं। अब मैं जो बात कर रहा था लिस्टेड कंपनी की, कि देखिए कोई भी कारोबारी, मतलब अगर मैं भी कोई दुकान में चीज़ बेचता हूँ, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए पेट्रोल महंगा होगा तो उसके तनासुब से मैं अपनी तमाम प्रोडक्ट्स के पैसे बढ़ा दूँगा। और बदकिस्मती ये है कि सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सियासतदान, इदारे करप्ट नहीं हैं, बल्कि इन तमाम के साथ हम पूरे लोग करप्ट हो चुके हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मैं प्रोडक्ट जो बेचता हूँ
उस पे 12 रुपए का जो पेट्रोल बढ़ता है उससे मेरी प्रोडक्ट पे 20 पैसे का फर्क आता है या 50 पैसे का। 20 पैसे भी बहुत होता है। अगर 20 पैसे का फर्क आ रहा है तो मैं 1 रुपए से 5 रुपए बढ़ा देता हूं और रोना और सारा जो मलबा है वो पेट्रोल पे डाल देता हूं। 165 रुपए का मुझे लास्ट याद है, मैं 1 किलो कुकिंग ऑयल शायद लेता था, क्योंकि ग्रॉसरी के रेट्स तो मुझे याद नहीं होते, मगर इत्तेफाक है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी कभी जहन में रह जाती हैं। तो अब वो कल मैंने देखा कि वो 406 रुपए का है। 165, 406, दुगने से ज़्यादा। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट की बात नहीं करूंगा, आम आदमी की तनख्वाह में दुगना या 2.5 गुना इजाफा हुआ है? नहीं हुआ। अब आ जाएं फिर मार्केट की तरफ और कंपनियों की तरफ जो लिस्टेड कंपनियां हैं। अभी एक कंपनी ने बड़ा अच्छी अर्निंग शो की, पे आउट नहीं दिया, तो उस पर एक बहस हो रही थी। तो मैं इस सोच में पड़ गया, क्या वजह है कि उसने पे आउट देने से परहेज किया। देखिए, बहैसियत कारोबारी मैं ये समझता हूं कि अगर कोई मामलात मुझे आगे मुश्किल नज़र आते हैं तो मैं कुछ स्पेंडिंग को रोक लेता हूं, कुछ पैसे को रोक लेता हूं ताकि कंपनी आगे मुश्किल में ना आए। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग ही रही, उसमें वीकनेस नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। मगर वो इस वक्त अपने उस पे आउट को रोक कर अपनी कंपनी को मजबूत रखना चाहती है आने वाले मुश्किल दिनों में। तो ऐसा हो रहा है। अब रिजल्ट सीजन है, मगर उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस रखना थोड़ा मुश्किल होगा। शायद कि हर कोई इस तर्ज अमल को फॉलो करेगा, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह मैंने कहा कि कंपनियां या एक आम कारोबारी अब पैसे जब बढ़ा देता है, चाहे वो ग्रॉसरी हो, आटा हो, दूध हो, चीनी हो, इस पे जब पैसे बढ़ा देता है, कल पेट्रोल $90 तोड़ के 80 पे आ जाएगा, 70 पे आ जाएगा क्रूड ऑयल, एन मुमकिन है, वी नेवर नो। रशिया की टेंशन कम होगी इंशाल्लाह और मामला दुरुस्त होंगे, वो नीचे आ जाएगा। आप क्या समझते हैं, जो कुकिंग ऑयल 406 पे गया, क्या वो उसको नीचे लेकर आएगा 250 पे, 300 पे? वो नहीं लाएगा, वो बिल्कुल नहीं लाएगा। इसका मसला रेगुलेशन का निज़ाम है। पाकिस्तान में सिर्फ चंद रेगुलेटर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल जो मैसेस के लिए जो रेगुलेटर हैं उनकी परफॉर्मेंस 0 से नीचे है, तो लिहाजा इसमें कोई कमी नहीं होगी। और अगर कोई ये उम्मीद रखता है, बेशक मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट के शदीद नाक़िद हूँ और इसके ख़िलाफ़ भी बोलता हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस गवर्नेंस अच्छी नहीं है, मगर मैं साथ में ये भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आने वाले जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं और जो जोड़ तोड़ का अमल हो रहा है, उन्होंने भी आपको कुछ नहीं करके देना है। इसलिए मैंने हमेशा आप लोगों को ये बात समझाया और पिछली एक वीडियो में ये बात कही थी कि खुदारा अपने बारे में खुद सोचिए। अब आपके सामने जो स्लाइड है जिसमें मैंने सवाल किया है, क्या हमें आलमी जंग का ख़तरा है या मखसूस इलाके तक महदूद रहेगी अगर जंग होती है? एक तो ये बड़ा अहम सवाल है, इसके बारे में सोचिए। अगर ऐसा हुआ, इसके असरात रीजन पे क्या आएंगे? एक तो ये बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका तमाम जंगें अपने से हज़ारों मील दूर लड़ता है। जो नेटो फोर्सेस हैं और अमेरिका जिनको साथ लेके, दिखाने को साथ लेके जहाँ जहाँ जंग लड़ने जाता है, वो उससे हज़ारों मील दूर होती है। तो उसका जो कोलेटरल डैमेज है वो बड़ा मिनिमम है। ज़्यादा डैमेजेस उस रीजन में आती है जहाँ वॉर होती है, उसके अतराफ़ के ममालिक में होती है। अब जो रशिया के मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू से, बातचीत से ये कूल डाउन हो सकते हैं और हो जाएंगे, बड़ी हद तक इस बात की उम्मीद है। मगर जब तक ये चल रहा है, वॉलेटिलिटी इन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट रहेगी, गोल्ड पे बुल्स हावी रहेंगे, क्रूड ऑयल बढ़ सकता है और बढ़ सकता है अगर ये मामलात ईज नहीं होते हैं। मगर मेरा और आपका मसला ये नहीं है, मेरा और आपका मसला सर्वाइवल का है। मैं जो
अपने घर, मेरा जो हाउस होल्ड इनकम है और जो मैं उसको रन करता हूँ, तो मैं पिछले चंद दिनों से बार बार ये बात सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं अपना हाउस होल्ड कैसे रन करूँगा, क्या मसाइल होंगे, क्या। मैं बहुत सीरियसली आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं बहुत हद तक ये सोचता हूँ कि ज़ाहिर बात है मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की तादाद भी कम हो जाती है, लोगों का वॉल्यूम जब 6 करोड़ का वॉल्यूम होगा तो हम जैसे जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो परमानेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका क्या होगा। एक इन्वेस्टर होता है, वो डिलीवरी लेके घर चला जाता है, कहता है ठीक है जी मैं तो 6 महीने तक कुछ नहीं कर रहा। हमें तो मार्केट में रहना है, हमारा तो काम ही यही है। तो जनाब हम जैसे लोग जब ये सोचते हैं कि हमें अपने कारोबार के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ अपनी हाउस होल्ड इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, यही मशवरा आज से कई महीनों पहले मैंने आपको दिया था और मैंने आप लोगों से कहा था, बल्कि मैंने यहाँ तक कहा था कि डैम फंड में डैम फूल बनने की ज़रूरत नहीं है, पैसा अपने ऊपर लगाओ। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि अगर जिसके पास 100 रुपये हैं वो कोई 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करे राइट जगह पे, राइट टाइम पे, बी सिलेक्टिव एंड टारगेटेड। तो मैं दोबारा यही बात कहने चाह रहा हूँ कि जो ग्लोबल सिचुएशन और पाकिस्तान की अंदरूनी हालात ठीक नहीं होंगे। आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि अगर कोई रजीम चेंज आता है कि हाँ जी रजीम चेंज हो गया, जान छूटी, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई बड़ी बड़ी उम्मीदें मत बांधिए, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। नए आने वाले भी पहले हुकूमत में रह चुके, और जो गुफ्तगू और बंद कमरों में जो मीटिंग्स हो रही उन्हीं लोगों की हो रही हैं जो अभी भी हुकूमत में हैं, उनमें से बहुत सारे जो इनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो वो लोग जब यहाँ आएंगे तो भी मफादात होंगे, और जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं उनके भी मफादात हैं। वो पहले भी पावर में रह चुके हैं, उन्होंने मुल्क को और हमें क्या दिया है। तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमें कुछ लेना है तो खुद लेना होगा। उसके लिए मेरा मशवरा हमेशा आपको यही रहा कि अपने बारे में सोचें। मैं एक बार फिर आप लोगों को कहूँगा, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेंबर्स एंड व्यूवर्स तो सारे लिक्विडिटी पे बैठे हैं और हम पिछले कई दिनों से सिर्फ छोटी छोटी ट्रेड्स करते हैं सिलेक्टिव स्टॉक की और फ़ौरन बाहर निकलते हैं। हम होल्ड नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ चंद स्टॉक हैं जिनको हम टारगेट करके एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पूरा उनको भी नहीं ख़रीदा अब तक हमने। तो अगर आप लोग ये सोच के ट्रेड करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब हों, जैसे अभी पिछले दिनों पिछले 2 हफ्तों से बहुत कम वॉल्यूम थे, तो क्या हुआ, हमने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेड किया, क्रूड ऑयल, गोल्ड, S&P, नैस्डैक, इसने बड़े अच्छे गेन दिए। वहाँ की मार्केट तो परफॉर्म कर रही थी, चाहे ऊपर की जानिब करे या नीचे की जानिब। क्रूड ऊपर गया, गोल्ड ऊपर गया, S&P नीचे आया, नैस्डैक नीचे आया। पैसे तो दोनों सूरतों में बने। तो अगर आपको अपने हाउस होल्ड इनकम को बेहतर रखना है तो आपको दूसरी, मैं ये नहीं कहता कि जिन चीज़ों में हम ट्रेड करते हैं या हम मशवरा देते हैं आप सिर्फ उसी के बारे में सोचें। अगर आपके पास कोई दीगर रास्ता भी है तो भी आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचिए। मौजूदा हालात बहुत मुश्किल है, मैं इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, आप भी गुज़र रहे होंगे, हम सब लोग गुज़र रहे हैं। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। इंशाअल्लाह ताला के इसी 100 इंडेक्स की कॉल अपने टाइम पे पब्लिश हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।